हाय एवरीवन। आज सिंगल प्रोग्राफ का पार्ट 3 हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग मेसन्स गेन फार्मूला। उसी को हम लोग आज पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे भी एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उसका भी हम लोग ट्रांसफर फंक्शन ही निकालेंगे बाय यूजिंग मेसन्स गेन फार्मूला। यहाँ पे हमें एक सिग्नल प्रोग्राफ दिया हुआ है और इसका हमें क्या निकालना है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है हमारा वाई एस और इनपुट क्या है आर एस। तो वाई एस बाई आर एस निकालना है बाय यूजिंग मेसन्स गेन फार्मूला। चलिए इसको निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा मेसन्स गेन फार्मूला है, समेशन आई 1 to n पी आई डेल्टा आई बाय डेल। तो यहाँ पे हर एक टर्म को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पी आई का वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा आई का वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे और एन का वैल्यू निकालेंगे और सारे वैल्यू निकाल कर इस फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, हर एक टर्म को स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा, सिंगल प्रोग्राफ है, इसका हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे मेसन्स गेन फार्मूला हमने लिख दिया है और इसमें सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं एन। एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पार्ट। तो फॉरवर्ड पार्ट मतलब हम जानते हैं फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, मतलब हमें कहाँ जाना है, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। तो इनपुट से आउटपुट जाने के लिए हमारे पास कितना रास्ता है, तो यहाँ पे आर एस क्या है, इनपुट है और वाई एस क्या है, हमारा आउटपुट है। तो सपोज कीजिए कि अभी हम यहाँ पे हैं, इनपुट पे हैं, इनपुट से हमें जाना है आउटपुट। देखिए तो ये रास्ता है, आर एस से एक्स वन जा सकते हैं, ये रास्ता है ऐसे, एक्स वन से एक्स टू जा सकते हैं, फॉरवर्ड पार्ट है। एक्स टू से एक्स थ्री जा सकते हैं, एक्स थ्री से एक्स फोर जा सकते हैं, फिर एक्स फाइव, एक्स सिक्स और ये वाई ए। तो ये क्या हो गया, हम इनपुट से आउटपुट पहुंच गए। तो इनपुट से आउटपुट जाने में जो रास्ता मिलता है उसी रास्ता को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरवर्ड पार्ट। तो ये हमारा एक फॉरवर्ड पार्ट हो गया। इस तरीके से हम इनपुट से आउटपुट गए। इनपुट से आउटपुट जाने का हमारे पास एक और रास्ता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हम आर एस से एक्स वन गए और एक्स वन से एक्स सेवन जाएंगे, फिर एक्स एट, 9, 10 और फिर यहाँ पे ऐसे आकर के ऐसे जा सकते हैं। तो ये भी एक हमारा क्या है, फॉरवर्ड पार्ट है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दो फॉरवर्ड पार्ट है। ये जो फॉरवर्ड पार्ट है ये हमारा सेकंड फॉरवर्ड पार्ट है और अगर ये वाला हम जो ग्रीन वाला है ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड पार्ट हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में कितने फॉरवर्ड पार्ट है, 2 है। तो एन का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे एन का वैल्यू आपका हो गया 2। तो अगर इस समीकरण में अगर हम आई इक्वल टू 1 से लेकर के 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करके आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, पहले इसमें 1 पुट करेंगे तो पी वन डेल्टा 1 प्लस क्या हो जाएगा, पी टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा। मतलब इस क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पार्ट क्या है, 2 है। पहला फॉरवर्ड पार्ट ये वाला है, ग्रीन वाला है आपका, आर एस के एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स और वाई एक्स आउटपुट। और सेकंड फॉरवर्ड पार्ट क्या हो गया, आप यहाँ से ऐसे गए तो टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पार्ट हो गया हमारा 2। एन का वैल्यू हम मेसन्स गेन फार्मूला में 2 पुट कर दिए तो हमारा ये फाइनल इक्वेशन जो हमारा ये बना है। अब उसमें हमें क्या करना है, P1 फाइंड आउट करना है, P2 डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा। चलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। चलिए ये P1 और P2 हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो P1 क्या है, पाथ गेन ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड पार्ट। जब फर्स्ट फॉरवर्ड पार्ट में आप गए, आप इनपुट से आउटपुट गए, ये हमारा इनपुट है और वाई एस हमारा आउटपुट है। तो इनपुट से आउटपुट गए तो आपको जो जो गेन मिला है उसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए को अब जब फर्स्ट फॉरवर्ड पार्ट में गए, ग्रीन वाला ये जो है फर्स्ट फॉरवर्ड पार्ट में गए तो क्या मिला आपको, G1, G2, G3, G4, G5 और यहाँ कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 है और यहाँ आर एस से एक्स वन गए हैं तो कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो इस क्या करना है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये यही हमारा हो गया पाथ गेन। मतलब फॉरवर्ड पार्ट में आपको जाना है और जो जो गेन आपको मिलेगा ना उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, उसी को बोलते हैं हम लोग पाथ गेन। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे तो सेकंड फॉरवर्ड पार्ट में जब गए हैं आप तो आपको क्या क्या गेन मिला है, G6, G7, G8, G9, G10। तो ये हो गया पाथ गेन ऑफ सेकंड फॉरवर्ड पार्ट, G7, G8, G9, G10।
पार्ट गेन कहने का मतलब आप फॉरवर्ड पार्ट में जाइए, जो जो गेन आपको मिलेगा ना उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वही हो जाएगा हमारा पार्ट गेन। तो P1 का वैल्यू क्या हुआ, G1 G2 G3 G4 G5, P2 का वैल्यू हुआ G6 G7 G8 G9 G10। पार्ट गेन मतलब आप जो फॉरवर्ड पार्ट में जो आपको गेन मिलेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, उसी को बोलते हैं हम लोग पार्ट गेन। हमने P1 P2 हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें निकालना है डेल्टा। तो डेल्टा निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ता है, पार्ट 2 में भी हमने देखा है, इंडिविजुअल लूप निकालना है हमें, फिर 2 नॉन टचिंग लूप निकालना है, 3 नॉन टचिंग लूप निकालना है। जो जो निकलेगा फिर इस फार्मूला में पुट करेंगे तो वो हमें डेल्टा का वैल्यू देगा। तो चलिए एक एक स्टेप में हर एक इंडिविजुअल लूप निकालेंगे, 2 नॉन टचिंग लूप निकालेंगे, 3 नॉन टचिंग लूप निकालेंगे और इस फार्मूला में पुट करके हम लोग डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसमें हम लोग इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम लोग इंडिविजुअल लूप पहले निकालते हैं। तो लूप क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा। जैसे इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में आप देखिएगा, पहले तो आर एच हमारा क्या है, इनपुट है, और वाई एच क्या है, हमारा आउटपुट है। तो चलिए इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो x1 से x2 अब वापस x1 पे आ सकते हैं हम लोग। तो ये एक लूप हो गया, क्योंकि हम चले कहाँ थे, x1 से चले थे, x1 से x2 गए और x2 से वापस x1 पे आ गए, तो ये लूप हो गया। तो ये लूप में गेन प्रोडक्ट क्या होता है, इस लूप में जब आप गए ना तो जो जो गेन आपको मिला है ना उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या क्या गेन मिला आपको, G1 और माइनस H1, तो क्या हो गया गेन प्रोडक्ट आपका, G1 और H1, माइनस है यहाँ पे तो माइनस यहाँ पे भी। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसमें एक और 2-3 लूप है। अगर आप x3 पे हैं, अगर आप यहाँ पे हैं तो x3 से कहाँ जा सकते हैं, x4 पे वापस x3 पे आ सकते हैं। तो ये भी एक हमारा लूप है। तो इस लूप में ये लूप नंबर सेकंड हो गया, और ये जो ग्रीन वाला जो था ये लूप नंबर हमारा हो गया फर्स्ट। तो सेकंड लूप में अगर आप देखेंगे तो आपको गेन प्रोडक्ट क्या मिला, जब इसमें आप गए तो आपको G3 और माइनस H2, तो आपका गेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस G3 H2। वैसे ही हमारा ये भी एक लूप है, अगर आप देखेंगे तो ये भी एक लूप है। x4 से x5 जा सकते हैं, वापस हम लोग कहाँ आ सकते हैं, x4 पे। तो ये हो गया हमारा लूप नंबर 3। तो इसमें गेन प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, देखिए गेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, G4 और माइनस H3। तो G4 जो भी गेन प्रोडक्ट मिलेगा ना इस लूप में जाना है, जो जो गेन मिलेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही है गेन प्रोडक्ट। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो एक लूप और है हमारे पास यहाँ पे, x8 से x9 गए वापस, ऐसे हम लोग x8 पे आ सकते हैं। तो ये हमारा लूप नंबर 4 हो गया। और इसमें अगर आप देखेंगे गेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्या मिला आपको, G8 और माइनस H4 को आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो जो आपको मिला है। तो ये हो गया हमारा गेन प्रोडक्ट। अब हमें करना क्या है कि हमें 2 नॉन टचिंग लूप निकालना है। तो नॉन टचिंग लूप पहले भी मैंने बताया है कि जिसमें कोई कॉमन नोड नहीं हो। तो इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में आपको 2 नॉन टचिंग लूप का पेयर खोजना है, मतलब ऐसा ऐसा लूप दो खोजिए जिसमें कोई कॉमन नोड नहीं है और उसी का कॉम्बिनेशन निकालना है। जैसे देखिए आप 1 और 2 लूप को देखेंगे, 1 और 2 लूप को देखिए तो क्या इस दोनों में कोई कॉमन नोड है, यहाँ x1 x2 है, यहाँ पे x3 x4 है। तो इस दोनों में अगर कंपेयर करिएगा तो यहाँ x1 है, इसमें x1 है नहीं है, इसमें x2 है तो इसमें x2 नहीं है। तो इसमें 1 और 2 में कोई कॉमन नोड नहीं है। तो कॉमन नोड नहीं है तो दोनों क्या हो गया, नॉन टचिंग लूप हो गया। अब करना क्या है कि 2 नॉन टचिंग लूप आप खोजिए और उसका जो गेन प्रोडक्ट है ना उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस G1 G3 H1 H2। ये डायग्राम भी आप देखेंगे ना तो डायग्राम से भी आपको पता चलेगा कि ये x1 x2 यहाँ पे है, x3 x4 यहाँ पे है। तो कोई नॉन टचिंग इसमें कोई नोड इसमें कॉमन है ही नहीं, तो ये नॉन टचिंग दिखेगा। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो 1 और 3 में भी कोई कॉमन नोड नहीं है। 1 और 3 यहाँ पे भी आप देखेंगे x1 इसमें है तो इसमें x1 नहीं है, x2 इसमें है तो इसमें x2 नहीं है, तो इसमें भी कोई कॉमन नोड नहीं है। तो 1 और 3 भी आपका क्या है, नॉन टचिंग लूप है। तो इसका क्या करना है, गेन को आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा आपको, माइनस माइनस प्लस G1 G4 H1 H3। वैसे ही 1 और 4 यहाँ देखिए कोई कॉमन नोड है। अब 1 और 4 में कंपेयर करिए ना, इसमें देखिए
दोनों में आपको कोई कॉमन नोड नहीं मिलेगा, तो ये भी क्या हो गया, नॉन टचिंग लूप हो गया। नॉन टचिंग का मतलब कोई कॉमन नोड नहीं हो, और दोनों नॉन टचिंग के गेन प्रोडक्ट को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, G1 G8 H1 H4। वैसे ही आप देखिएगा 2 और 4 यहाँ पे 2 और 4 इसमें भी कोई कॉमन नोड नहीं है, तो 2 और 4 क्या हो गया, नॉन टचिंग लूप हो गया। तो इसका गेन को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, ये माइनस माइनस प्लस G3 G8 H2 H4। वैसे ही 3 और 4 में भी आपका कोई कॉमन नोड नहीं है, ये डायग्राम में भी आपको दिखेगा कि कोई कॉमन नोड नहीं है। अगर हम वहाँ से नहीं आप देखना चाह रहे तो आप इस इक्वेशन में भी देख लीजिए 3 और 4 में कंपेयर कीजिएगा, यहाँ X4 है, इसमें X4 है नहीं है, X5 इसमें X5 नहीं है, X4 इसमें नहीं है, तो ये क्या हो गया, दोनों नॉन टचिंग लूप हो गया। नॉन टचिंग लूप को क्या करना है, दोनों के गेन प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो करिए G4 G8 H3 H4। तो ये क्या किए हम लोग, दो ऐसा लूप खोजे हैं जिसका कोई भी नोड आपस में कॉमन नहीं है, और उसको क्या किए, दोनों लूप के गेन प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई करके। अब इसी में करना क्या है, आप 3 को ऐसा लूप खोजिए, चारों कॉम्बिनेशन में 3 ऐसा लूप खोजिए जिसमें कोई कॉमन नोड नहीं है। 3 नॉन टचिंग लूप मतलब 3 ऐसा लूप खोजिए जिसमें कोई कॉमन नोड नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 2 और 4, 1 2 और 4 में आप देखेंगे कि कोई भी कॉमन नोड नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये नॉन टचिंग लूप हो गया। तो तीनों का गेन प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 2 और 4, तो 1 2 4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस हो जाएगा 1 2, तो G1 G3 G8 हो गया, H1 H2 H4। वैसे ही आप देखेंगे 1 3 और 4 इसमें कोई कॉमन नोड नहीं है, 1 3 और 4, तो क्या कीजिएगा, इसके गेन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा, G1 G4 G8 H1 H3 और H4। तो ये दो ऐसा कॉम्बिनेशन है 3 लूप का जिसमें कोई कॉमन नोड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 1 2 और 3 या ये 3 नॉन टचिंग लूप है, तो ये नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें X4 नोड जो है इसमें और इसमें कॉमन है, तो 1 2 3 ये 3 नॉन टचिंग लूप का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। इस तरीके से आपको वैसा लूप खोजना है 2 नॉन टचिंग में, 2 लूप वैसे खोजिए जिसमें कोई कॉमन लूप नहीं है। 3 नॉन टचिंग लूप में 3 ऐसा लूप खोजिए जिसमें कोई कॉमन लूप नहीं है, और उसके गेन को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारा इंडिविजुअल लूप भी हो गया, 2 नॉन टचिंग लूप भी हो गया, 3 नॉन टचिंग भी लूप हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने सारे वैल्यू निकाल लिए हैं, तो इसमें क्या कह रहा है फॉर्मूला में, डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन। तो इंडिविजुअल लूप में हमने 1 2 3 जो है वो हमने जो निकाला है वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया है। उसके बाद क्या कर रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, तो हमने तो निकाला ही था 1 और 2 1 3 सब के प्रोडक्ट गेन को आपस में मल्टीप्लाई किए थे, सब निकाल करके हमने इसमें पुट कर दिया। सम कह रहा है मतलब 1 2 का जो गुना किए ना, 1 3 को गुना किए, फिर दोनों को आपस में जोड़ना है। तो इस तरीके से हमने सारा वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर लिया है, 1 2 1 3 1 4 जो वैल्यू हमारा यहाँ पे आया उस वैल्यू को हमने यहाँ पुट करके हमने डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। मेसन गेन फार्मूला में हमने P1 निकाल लिया, P2 निकाल लिया और डेल्टा निकाल लिया। अब हमें निकालना है डेल्टा 1 डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा 1 इक्वल टू होगा वैल्यू ऑफ डेल्टा पुट इंडिविजुअल लूप गेन 0 इफ इंडिविजुअल लूप हैव कॉमन नोड ऑफ P1 फॉरवर्ड पाथ। डेल्टा 2 क्या है, वैल्यू ऑफ डेल्टा पुट इंडिविजुअल लूप गेन 0 इफ इंडिविजुअल लूप हैव कॉमन नोड ऑफ P2 फॉरवर्ड पाथ। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है इसको अभी हम समझेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि डेल्टा 1 जो निकलेगा वो P1 फॉरवर्ड पाथ के लिए निकलेगा, डेल्टा 2 जो होगा वो P2 फॉरवर्ड पाथ के लिए निकलेगा।
डेल्टा वन देखिए P1 के साथ मल्टीप्लाई है, डेल्टा टू क्या है P2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो डेल्टा वन P1 फॉरवर्ड पाथ के लिए होगा, डेल्टा टू P2 फॉरवर्ड पाथ के लिए होगा। और ये क्या लिखा हुआ है ये, इसी को अभी हम लोग समझेंगे और डेल्टा वन और डेल्टा टू को फाइंड आउट करेंगे। चलिए डेल्टा वन निकालते हैं। तो डेल्टा वन के लिए क्या होगा, डेल्टा वन के लिए हमें P1 फॉरवर्ड पाथ चाहिए, डेल्टा वन के लिए हमें P1 फॉरवर्ड पाथ चाहिए। देखिए डेल्टा वन के लिए हमने P1 फॉरवर्ड पाथ लिया। अब P1 फॉरवर्ड पाथ में आप देखिए तो कौन कौन सा नोड आ रहा है आपका, कौन कौन सा नोड है, RS, X1, X2, X3, X4, X5, X6 है और फिर आपका क्या है आउटपुट YS, ये है आपका P1 फॉरवर्ड पार्ट में। तो डेल्टा वन P1 फॉरवर्ड पार्ट के लिए निकलेगा, P1 फॉरवर्ड पार्ट में ये हमारा नोड है। अब करना क्या है, ये जो P1 फॉरवर्ड पार्ट में जो नोड है वो इंडिविजुअल नोड में इसको देखना है। अगर P1 फॉरवर्ड पार्ट का नोड इंडिविजुअल नोड में अगर कॉमन मिलेगा तो इंडिविजुअल लूप का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर नोड कॉमन नहीं होगा तो इंडिविजुअल वैल्यू का जो इंडिविजुअल लूप का जो वैल्यू है वो वही रहेगा। जैसे देखिए हम ये इंडिविजुअल लूप वन को हम चेक करेंगे, इसमें कौन कौन सा नोड है, X1, X2, X1, इसमें X1 है, इसमें X1 भी है, X2 भी है। तो इसका इंडिविजुअल लूप का और P1 फॉरवर्ड पार्ट का नोड जो है वो आपस में कॉमन हो गया। और जब नोड कॉमन हो जाएगा तो इसका वैल्यू को 0 पुट कर देना है। वैसे ही लूप नंबर 2 में देखिएगा तो X3, X4, तो X3, X4 इसमें है तो नोड दोनों में कॉमन हो गया। जब नोड कॉमन हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या करेंगे, 0 रख देंगे। अगर नोड कॉमन नहीं होगा तो 0 नहीं होगा, जो वैल्यू इसका है वही रहेगा। अगर नोड कॉमन हो गया तो इसका वैल्यू 0 होगा। उसी तरीके से इसमें देखिए X4, X5 है, नोड एक भी कॉमन हो गया या दो कॉमन हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक भी नोड कॉमन हो गया तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 4 में देखिए तो X8, X9 इसमें है, इसमें नहीं है तो इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। और X4 का ये लूप नंबर 4 का वैल्यू क्या था, यही था ना, गेन का वैल्यू यही था, तो इसका वैल्यू यही रहेगा। बाकी ये तीनों 0 हो जाएगा। 0 इसलिए हो गया क्योंकि इसका जो नोड है 1, 2, 3 का जो नोड है वो P1 फॉरवर्ड पाथ में कॉमन मिला है हमको। अगर नोड कॉमन मिलेगा तो इसका वैल्यू 0 होगा, नोड कॉमन नहीं होगा तो वैल्यू इंडिविजुअल लूप का वैल्यू 0 नहीं होगा, जो वैल्यू था वही रह जाएगा। तो चलिए तो डेल्टा वन का वैल्यू क्या आया, 1 माइनस 1, 2, 3 का वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, इसका वैल्यू 0 नहीं हुआ तो इसका वैल्यू लूप नंबर 4 का क्या वैल्यू था गेन का, G8 माइनस G8 G4 हो गया। अब देखिए 1 का वैल्यू 0, 1 का वैल्यू 0, 2 का भी वैल्यू 0, 0 में 0 गुना कीजिए क्या हुआ 0, 1 और 3 ये भी 0, ये भी 0, 0 में 0 गुना हुआ 0, 1 और 4 का वैल्यू 0 नहीं है, 4 का वैल्यू 0 नहीं है, 1 का वैल्यू तो 0 है तो 0 में इसमें गुना कीजिएगा तो 0 ही मिलेगा ना। तो 1, 4 भी 0 हो गया। उसी तरीके से 2, 4 भी 0 हो जाएगा, 3, 4 भी 0 हो जाएगा। तो आपका डेल्टा वन का वैल्यू यही रहेगा, 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस G8 G4, ये आया डेल्टा वन का वैल्यू। उसी तरीके से अगर आपको निकालना है डेल्टा टू, तो डेल्टा टू किसके लिए निकलेगा, P2 फॉरवर्ड पार्ट के लिए। P2 फॉरवर्ड पार्ट में कौन कौन सा नोड है, देखिए को RS है आपका, X1 है, X7 है, X8 है, 9 है, X10 है, X आपका 6 है और YS आउटपुट पे आप पहुँचे। अब चलिए ये जो P2 फॉरवर्ड पार्ट का जो नोड है उसको इंडिविजुअल नोड में कंपेयर करते हैं डेल्टा के इंडिविजुअल लूप में। तो चलिए देखिए तो इसमें नोड है X1 है तो इसमें X1 है तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0, नोड कॉमन हो गया बस 0 पुट कर देना है। 2 में X3 X4, X3 है इसमें नहीं है, देखिए X3 नहीं है तो इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। 2 का जो वैल्यू था वो वही रहेगा, यही वैल्यू रहेगा माइनस G3 H2, इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो नोड है वो P2 फॉरवर्ड पार्ट के नोड में कॉमन नहीं है। उसी तरीके से आप देखेंगे X4 X5 X4 है
इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है तो इसका भी वैल्यू जीरो नहीं होगा। इसका जो वैल्यू है वो यही रहेगा, -G4 H3। 4 का लिखिए तो 8 इसमें है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो। इसका वैल्यू जीरो, खत्म। अब चलिए 1 का वैल्यू जीरो है, 1 का वैल्यू आपका जीरो है, 2 का वैल्यू जीरो नहीं है, तो जीरो में कुछ भी गुना कीजिएगा तो जीरो ही मिलेगा ना, तो ये वैल्यू जीरो हो गया। 1 और 3 के को 1 का वैल्यू है जीरो, 3 का वैल्यू जीरो नहीं है, लेकिन जीरो गुना कुछ भी वैल्यू गुना कीजिएगा जीरो ही मिलेगा। वैसे ही 1 4 भी जीरो हो जाएगा, 2 4 भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। 3 4 भी आपका क्या होगा, जीरो। बाकी सब को हम गुना कीजिएगा तो जीरो ही मिलेगा। तो डेल्टा 2 का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस लूप नंबर 2 का वैल्यू क्या था, -G3 H2। लूप नंबर 3 का वैल्यू क्या था, -G4 H3। ये हो गया हमारा डेल्टा 2, ये हो गया हमारा डेल्टा 1। मेसन स्क्रीन फार्मूला में हमने P1 डेल्टा 1, P2 डेल्टा 2 और डेल्टा फाइंड आउट कर लिया, और सारे वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करके हमने आउटपुट अपॉन इनपुट निकाल लिया। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी सिग्नल फ्लो ग्राफ अगर दिया हुआ है तो उसका हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। तो पार्ट 3 में बस इतना ही, आज के क्लास में बस इतना ही, और पार्ट 4 में हम लोग इस सिग्नल फ्लो ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।